थोड़ा सा फंडामेंटल पिक्चर बात करते हैं। हमारे साथ हर्षा उपाध्याय CIO इक्विटी कोटक AMC के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा ये जो मीडियम और शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट है मार्केट की, उस पर पहले आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हम एक सेल जोन में थे, FIs की स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। ये जो पिछले 5-7 दिन में स्पेशली महाराष्ट्र के वर्डिक्ट के बाद जो पुलबैक आया, आप इसको सिर्फ एक मात्र शॉर्ट कवरिंग और एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग, इस रिजल्ट का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था? मोर और लेस प्लेसमेंट अभी भी वीक है। आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर, थोड़ा मीडियम और थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? वीरेंद्र जी, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद लार्ज कैप जो सेगमेंट है वहां पे काफी कुछ अच्छा सा करेक्शन हुआ है बोल सकते हैं, और वैल्यूएशंस जो थोड़ा बहुत महंगे थे वो भी करेक्ट हो चुके हैं। वहां पे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन आपका अगर है तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क अभी बचा नहीं है, ये बोल सकते हैं। लेकिन वही चीज हम मिड एंड स्मॉल कैप में बोलना अभी भी सोच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक तो करेक्शन जो हुआ है वो लार्ज कैप से थोड़ा कम ही हुआ है। और अगर आप दूसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो लार्ज कैप्स करीब करीब 4% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट्स पे। लेकिन काफी सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के रिजल्ट्स नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दिया। तो ओवरऑल अभी अभी भी हमें यही लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में और थोड़ा बहुत जगह है वैल्यूएशन करेक्शन होने की। लेकिन लार्ज कैप में मेरे ख्याल से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक तरफ से मोर और लेस वो जो वैल्यूएशन रिस्क था वो निकल चुका है। हो सकता है और थोड़े समय के लिए मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल के हिसाब से शायद इतना पेन लार्ज कैप सेगमेंट में नहीं रहेगा। ओके, मतलब आपका ये स्टेटमेंट इटसेल्फ की वैल्यूएशन रिस्क नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है अपने आप में। हर्षा जी, क्या फेयरली वैल्यूड है? और फेयरली वैल्यूड प्लस अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट जब Q3 में आएगा या फिर Q4 में, सबसे पहले कहाँ लगेगा आपको कि वो आ सकता है? और उस आधार पे जो प्रिफर्ड स्पेस हैं अभी इन लेवल्स पे, वो क्या है आपके मुताबिक? देखिए, अर्निंग्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस Q3 में भी शायद ना हो। लेकिन जरूर आपके आईटी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक तरफ से वैल्यूएशंस का कंफर्ट भी है, और ग्रोथ जो है वो रीजनेबल लेवल पे ग्रोथ रहेगा, तो वहां पे ज्यादा रिस्क आज के दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। और दो तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे शायद वैल्यूएशंस एक महीने पहले या 2 महीने पहले काफी महंगे हो चुके थे, वो करेक्शंस के बाद इतने महंगे नहीं दिखते हैं अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म देखते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स का सेक्टर हो गया या ऑटो ऑटो एंसिलरी हो गया, वहां पे काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और अभी भी मीडियम टर्म ग्रोथ पे कोई चिंता नहीं है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये दोनों बकेट से आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि शायद यूनिफॉर्म जो मूव्स थे सेक्टर्स का वो शायद अभी इतने जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको अभी भी बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक एवेल्यूएशन करके ही लेना पड़ेगा। लेकिन जरूर काफी सारे जो पहले ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे वैल्यूएशन महंगे हो चुके थे, इसलिए वो एक एक तरफ से अवॉइडेबल सेक्टर कहलाते थे, वहां पे भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और हमें लगता है कि वहां पे भी थोड़ा बहुत नजर होना चाहिए। ओके, अच्छा हर्षा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोटक ने एक अपना ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड लॉन्च किया है। यहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं? मतलब यहाँ पे आपको प्राइस मतलब वैल्यूएशंस प्लस क्या चीज़ है जो स्पेस को ड्राइव करेगी? इस फंड के लॉन्च करने का औचित्य कारण क्या था सर? देखिए, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे तो तीन बड़े पिलर्स बोल सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और आपके आपके जो कैपिटल गुड्स ये रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर ये तीनों क्षेत्र अगर आगे बढ़ना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल एक एक क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है। इसके बिना ना कंजम्पशन का ग्रोथ आपको इंडिया में दिखेगा, ना इंफ्रा में ग्रोथ दिखेगा। तो हमें लगता है कि जब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी देखते हैं तो उस हिसाब से ऑटो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स ये सब सेक्टर्स बहुत मायने रखते हैं।
और आपका दूसरा सवाल था कि इस समय क्यों इस सेगमेंट में आपने थीमेटिक फंड लेके आए हैं। तो एक्चुअली हमारा इस सेक्टर पे और इस थीम पे कई सारे क्वार्टर से काम चल रहा था और हम वैल्यूएशन करेक्शंस की उम्मीद कर रहे थे, जो हो गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे, जबकि ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है 5 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन से भी नीचे आ चुका है, हो सकता है और थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वैल्यूएशन टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि जो वैल्यूएशन रिस्क पहले का था वो नहीं रहा है, और एक अच्छा मौका है निवेश करने के लिए। तो इसीलिए इस थीम को इस टाइम पे हम लेके आए। अ, जिस तरह का एक्शन हमने लार्जली आज इंश्योरेंस कंपनियों में देखा है, ये जो बैंक अश्योरेंस पर कैप लगाने की बात आईआरडीएआई कर रहा है, हर्षा, इसके इम्प्लीकेशंस आप जैसे फंड्स पर क्या रहेंगे? क्योंकि ज़्यादातर फंड्स जो बीएफएसआई हैवी है, उन सब में इंश्योरेंस कंपनियां हैं। क्या एक मेजर सेटबैक रह सकता है कि आपका एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी के जरिए अब 50% से ज़्यादा अपने इंश्योरेंस नहीं बेच पाएगा और यही शायद आईसीआईसीआई पर अप्लाई करेगा? ये कितना बड़ा सेटबैक रह सकता है और क्या एक्शन लेंगे आप लोग? हर्षदा, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो पोजीशनिंग है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, काफी कम पोजीशंस हैं। बिल्कुल अंडरवेट एक्सपोजर है। क्योंकि अभी नहीं, पहले कुछ महीनों से यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन काफी कुछ हो रहा है, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहले भी देखने मिला था और आगे भी हो सकता है। तो वो एक चिंता तो थी। तो उस हिसाब से हमने प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स में निवेश करना बेहतर समझा, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे रेगुलेटरी रिस्क बना रहता है। दूसरी बात यह है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बैंक चैनल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चैनल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ग्रोथ अगर आपको करना है, तो अगर वहाँ पे कोई रेगुलेटरी लिमिट आता है, कैप आता है, तो डेफिनेटली वो एक तरफ से नेगेटिव डेवलपमेंट माना जाएगा, और जरूर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा बिजनेसों पे। तो हमें लगता है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आता है, एटलीस्ट वहां तक इस सेगमेंट से दूर रहना चाहिए। की जगह वजह आपके लिए साफ है, जो आईआरडीआई एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। ये रीसेंट लिस्टिंग्स में न्यू एज कंपनियां, ऑफ कोर्स स्विगी, जोमेटो एंड द लाइक्स में, क्योंकि ये अब एक इकोसिस्टम ऑफ कोर्स मार्केट में भी अवेलेबल है निवेश करने लायक। और दूसरा क्यूएसआर कंपनियां, रीसेंट पास्ट में हमने देखा है थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया था। आप लोग एक्सपोजर रख रहे हैं इनमें? क्यूएसआर कंपनी से ज्यादा क्विक कॉमर्स कंपनीज जो हैं वहाँ पे हमारा ज्यादा एक्सपोजर्स है, और हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो जो है इस सेक्टर में वो काफी लंबा रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि आज के दिन में भी क्विक कॉमर्स में एक पोजीशन बना के रखनी चाहिए। वैल्यूएशन जरूर महंगे लगते हैं अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के सामने इनको कंपेयर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, और आज के दिन में भी दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर एक निवेश बना के रखना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। विद इन रेट सेंसिटिव्स, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, अभी कंफर्टेबली किस पे मतलब सवार होना चाहिए, किस पे ज़्यादा कन्विक्शन रखना चाहिए रेट सेंसिटिव्स के चंक पे? देखिए, अभी आगे जाके कोई ऐसा बड़ा इंटरेस्ट रेट मूव दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट्स भी होते हैं तो हमें लगता है कि इस बार एक एक शैलो साइकिल ही रहेगा। बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में इंटरेस्ट रेट के जरिए कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। वो भी अगर आप यहाँ से 12-15 महीने की हॉराइजन रखते हैं, तो उसके अलावा काफी कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इन सेक्टर्स में, और वो शायद वो सब फैक्टर्स ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे, बल्कि इंटरेस्ट रेट का क्या ट्रेजेक्टरी रहेगा और कितना कट होगा, ये सब शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे।
फाइनल वर्ड आईटी कंपनियां, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला था और उम्मीद यही थी कि अमेरिका में अगर इकॉनमी में सुधार आता हुआ दिखाई देगा और रेट कट का फ़ायदा मिलेगा तो शायद इन स्टॉक्स के लिए ज़्यादा बेहतर टाइम्स आएंगे। लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, ये क्या इंटरिम थोड़ी सी नरमी है या फिर आपकी अप्रोच क्या रहेगी टेक्नोलॉजी में? कितना एक्सपोजर इस समय है, बढ़ाने का विचार है, क्या करने का प्लान है? हर्षदा जी, अगर आप हमारे पोजीशंस देखेंगे तो बहुत सारे फंड्स में एक ओवरवेट पोजीशन बोला जा सकता है आईटी सर्विसेज को। तो हमें लगता है कि एक तो आपको साइक्लिकल रिकवरी जो आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आने का उम्मीद है वो अभी भी बरकरार है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आगे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बिजनेस मोमेंटम में दिखाई देगा। अगर आप नए यूएस सरकार की बात करें तो उनका मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम करेंगे। अगर सही में वो कॉर्पोरेट टैक्स काट देते हैं तो डेफिनेटली जो आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड रहेगा वो बहुत कुछ बढ़ सकता है। और इस मामले में अब जो बेनिफिट्स रहेंगे वो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक साइक्लिकल रिकवरी दिखाई दे रहा है आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में, और मीडियम टर्म में शायद यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से और बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे एक सेफ सेक्टर भी बोला जा सकता है क्योंकि इस सेक्टर में कोई लेवरेज नहीं है, तो यूजुअली मार्केट वोलेटिलिटी में इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है, और आगे जाके भी अपसाइड में भी ठीक ठाक अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और सभी सेक्टर पे अपने धन्यवाद। मुनाफे पे आपने बात करी खुल के, बहुत बहुत शुक्रिया।